हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जू बॉटनी सेंटर। आई एम कुमार विकास। हम लोग पिछले कई दिनों से जब अध्याय 2 पुष्प पादप में लैंगिक जनन की बात कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने समझे कि पुष्प के कितने चक्र होते हैं। उनमें से सभी चक्र के बारे में पढ़े हम लोग, सभी ने 3 चक्र के बारे में पढ़े, चौथा चक्र पढ़ना अभी बाकी है, उसको पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग जो है पुमंग की बात किए थे। पुमंग के इकाई को देखें, पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर के विभिन्न संरचना को देखें, तो इसमें यह भी पता है कि नलिकाओं का निर्माण कैसे होते हैं, परागकण का निर्माण कैसे होते हैं, परागकण से हमें क्या क्या लाभ है, क्या क्या हानि है, और परागकण की जीवन काल क्या है, ये भी हम लोग समझें। आज हम लोग समझें कि कुछ क्वेश्चन जैसे जयपुर बिहार बोर्ड में क्या यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर आज हम लोग वही कुछ क्वेश्चन बताते हैं, फिर हम लोग गायनेशियम मीन्स ज्ञान की बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में पूछे भी गए हैं कभी कभी, तो क्वेश्चन बनते हैं कि परागकण क्या है, परागकण के सचित्र वर्णन करें। तो क्वेश्चन बनते हैं पहला कि परागकण क्या है, परागकण क्या है, इनका सचित्र वर्णन करें, सचित्र वर्णन करें। ये क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, एक बार पूछे भी गए हैं। तो ये ध्यान में रखिए कि हो सकते हैं पूछ सकते हैं, तो क्यों ना पहले से ही हम लोग जो है क्वेश्चन को बना के उसका आंसर साथ ही साथ लिखते चले। तो परागकण क्या है, इसका सचित्र वर्णन करें। आप लोग परागकण के बारे में पढ़े हैं, उनका चित्र के बारे में भी बताया है, तो एक क्वेश्चन ये बनते हैं। दूसरे क्वेश्चन बनते हैं लघु बीजाणुधानी क्या है, लघु बीजाणुधानी क्या है, इनका सचित्र वर्णन करें, सचित्र वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन ये बन रहा है, ये भी 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या कर देते हैं, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर पूछते हैं, तभी हम लोग गुरु बीजाणुधानी नहीं पढ़े हैं, अभी फिर लघु बीजाणुधानी पढ़े हैं। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन को लिख दिए हैं, हो सकते हैं एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन बनते हैं 2 मार्क्स वाले में क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे लघु बीजाणुधानी क्या है, लघु बीजाणु जनन क्या है, लघु बीजाणु जनन क्या है, ये 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन पूछते हैं लघु युग्मक जनन क्या है, युग्मक जनन क्या है। तो ये 4 क्वेश्चन अभी हम लोग सिर्फ एंड्रोशियम मीन्स कह सकते हैं पुमंग या पुंकेसर के अंतर्गत ये 4 क्वेश्चन बनाए हैं कि परागकण क्या है, इनका सचित्र वर्णन करें, लघु बीजाणुधानी क्या है, इनका सचित्र वर्णन करें, लघु बीजाणु जनन क्या है, लघु युग्मक जनन क्या है। अब इस पर एक और क्वेश्चन बनते हैं कि टेपिटम का कार्य का वर्णन, टेपिटम का कार्य को लिखें। तो वो 1 नंबर या 2 नंबर में पूछे जाते हैं कि टेपिटम का क्या कार्य है। टेपिटम का कार्य आप लोग समझ ही चुके हैं। टेपिटम का जो कार्य है वो बीजाणु जनन कोशिका को बीजाणु कोशिका को भोजन प्रदान करना होता है, तो वो समझ ही चुके हैं। टेपिटम बहुकेंद्रीय कोशिका होते हैं, इससे भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन आप लोग इनको लिख कर आंसर लिख इनको व्हाट्सएप पे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सब कोई व्हाट्सएप ग्रुप में इसका आंसर सेंड कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि पिछले बार जब क्वेश्चन दिए थे तो सभी आंसर नहीं दिए थे, तो ऐसे हमें कोई परेशानी नहीं है, परेशानी आप ही को होंगे बाद में। लॉकडाउन हटने के बाद सिलेबस बात हो रही थी कि सिलेबस को कम किया जाए, 30% सिलेबस जो है मेडिकल और इंजीनियरिंग वाले को कम किया गया है, बट बोर्ड वाले के लिए अभी स्टेप नहीं लिए हैं। बोले थे पहले कि कम करेंगे, लेकिन अभी ऐसा कोई उधर से इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जो कम किए जाएंगे। तो अगर मान लीजिए लॉकडाउन के बाद नहीं सिलेबस कम किए तो फिर परेशानी होगी, इसी लेकर अभी से ही तैयारी क्यों ना करें। और ये लॉकडाउन जो है हम लोग के पढ़ने के लिए बहुत अच्छा टाइमिंग है, इस टाइम को अच्छा से यूज़ कीजिए, अच्छा सफल रहिएगा। तो इसको सभी आंसर लिखिए, ऐसा नहीं है कि 1-2 लिख कर छोड़ देते हैं और कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, इससे हमें ऐसा लगता है कि आप लोग पढ़ने के लिए तैयार नहीं है और हम झूठ का पढ़ा रहे हैं। इसको फिर आंसर हमको जो है व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। तो
तो पिछले क्लास हम लोगों ने जो है पुष्प के 4 चक्र की बात किए थे, 3 चक्र उसमें से पढ़ चुके थे। या चौथा चक्र पढ़ेंगे जिसका नाम है गाइनोसियम, हिंदी में बोलेंगे ज्यांग। तो ज्यांग क्या है? ये पुष्प के मादा जनन अंग है। जैसे एंड्रोशियम को, पुमंग को हम लोग क्या बोलते थे? वो पुष्प का नर जनन अंग है। तो ज्यांग जो है वो क्या है? पुष्प के मादा जनन अंग। ज्यांग की इकाई को हम लोग स्त्रीकेसर या पिस्टिल, इंग्लिश में पिस्टिल या फिर कार्पेल भी कहते हैं। जैसे एंडोशियम की इकाई को हम लोगों ने क्या कहते हैं? एंडोशियम की इकाई को हम लोग जो है पुंकेसर कहते, स्टेमेन बोले थे। तो ज्यांग की इकाई को हम लोग क्या बोलेंगे? स्त्रीकेसर या फिर पिस्टिल या फिर कार्पेल। ज्यांग में एक या एक से अधिक स्त्रीकेसर होते हैं। ज्यांग में जैसे बताए थे कि पुंकेसर की जो संख्या होते हैं वो पुमंग में वो एक से अधिक होते हैं सामान्यतः सभी में, और गाइनोसियम जो होते हैं, ज्यांग जो होते हैं, इसमें भी जो स्त्रीकेसर होते हैं इसकी संख्या एक भी हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं। दोनों कंडीशन देखने के लिए मिलते हैं। जब एक स्त्रीकेसर होते हैं तब उसे हम लोग एकांडपी या फिर मोनोकार्पेलरी कहते हैं। जब एक से अधिक होंगे तो उसको हम लोग, एक से अधिक स्त्रीकेसर अगर किसी एक ज्यांग में पाए जाएंगे तो उस ज्यांग का नाम होंगे बहुअंडपी या फिर मल्टी कार्पेलरी। जब एक स्त्रीकेसर होंगे एक ज्यांग में तो उसको क्या बोलेंगे? एकांडपी, मोनोकार्पेलरी। अगर एक से अधिक होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? बहुअंडपी, मल्टीकार्पेलरी। नेक्स्ट, जब ज्यांग में एक से अधिक स्त्रीकेसर होंगे, जब एक होंगे तो उसका एक ही नाम होंगे सीधा मोनोकार्पेलरी, जब एक से अधिक होंगे तो उसका नाम अलग अलग होंगे। तो उसमें क्या होंगे? एक से अधिक हो जाएंगे तो आपस में सब जुड़े भी हो सकते हैं, आपस में सब अलग भी हो सकते हैं। तो जुड़े वालों को क्या बोलेंगे और जो अलग होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? जब ज्यांग में एक से अधिक स्त्रीकेसर होता है तब उससे दो अवस्था उत्पन्न होता है। पहला होते हैं सिनकार्पस, दूसरा होते हैं एपोकार्पस। सिनकार्पस को हिंदी में युक्तांडपी बोलते हैं और एपोकार्पस को हिंदी में युक्तांडपी बोलते हैं। तो युक्तांडपी को देखते हैं। युक्तांडपी में क्या होता है? स्त्रीकेसर आपस में जुड़े होते हैं, सब आपस में जुड़े होंगे। मान लेते हैं ये एक स्त्रीकेसर है तो इसके साथ दूसरा भी इस तरह जुड़े होंगे, तीसरा भी इस तरह जुड़े होंगे, सब एक दूसरे से जुड़े होंगे, पता नहीं चलेंगे कि एक है या एक से अधिक है। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? युक्तांडपी बोलेंगे, इंग्लिश में सिनकार्पस। और जब सब अलग होंगे, मान लेते एक से अधिक पुंकेसर, स्त्रीकेसर है तो उसमें क्या होंगे कि सब अलग अलग होंगे, एक ऐसे होंगे, एक ऐसे होंगे। देखिए कितना आसानी से सब दिख रहे हैं। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? एपोकार्पस या फिर युक्तांडपी। तो स्त्रीकेसर आपस में अलग अलग होते हैं। अब स्त्रीकेसर की भाग के बारे में समझते हैं कि इसकी इकाई को, पुमंग की ज्यांग की इकाई को हम लोग स्त्रीकेसर बोलते हैं। तो स्त्रीकेसर के 3 भाग होते हैं। पहला होते हैं वर्तिकाग्र, दूसरा होते हैं वर्तिका, तीसरा होते हैं अंडाशय। वर्तिकाग्र को इंग्लिश में स्टिग्मा बोलते हैं, वर्तिका को इंग्लिश में स्टाइल बोलते हैं और अंडाशय को इंग्लिश में ओवरी बोलते हैं। अब हम लोग इसकी संरचना को देखेंगे कि कैसे संरचना है। ये स्त्रीकेसर की एक संरचना को देखेंगे, फिर इसमें देखेंगे स्त्रीकेसर के अंदर मादा युग्मक का निर्माण कहाँ पर होते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर इसके आगे बात करते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो है ज्यांग की इकाई को समझे। ज्यांग की इकाई को हम लोग स्त्रीकेसर बोलते हैं। स्त्रीकेसर के 3 भाग होते हैं। तीनों भाग के बारे में समझे, तीनों भाग का नाम क्या है, उसी के बारे में थोड़ा और ज्यादा डिटेल समझते हैं। तो अंडाशय जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्त्रीकेसर का नीचे फूला हुआ भाग होता है। वर्तिकाग्र जो होते हैं वो अंडाशय तथा वर्तिकाग्र को जोड़ते हैं। वो दोनों के बीच वाले जगह है जहाँ पे किसको किसको, ये अंडाशय और वर्तिकाग्र को जोड़ते हैं। वर्तिकाग्र वर्तिका के ऊपर पाए जाते हैं जहाँ परागकण सर्वप्रथम आते हैं। परागकण जो है सर्वप्रथम जब आते हैं स्त्रीकेसर के, तो स्त्रीकेसर के किस भाग पर आते हैं? वर्तिकाग्र पर आते हैं, स्टिग्मा पर आते हैं। और स्टिग्मा के पास ऐसा कैपेबिलिटी होते हैं, ऐसी क्षमता होते हैं कि वो परागकण को पहचान सकते हैं कि ये अपना परागकण है, ये किसी दूसरे जाति का परागकण है। अंडाशय के अंदर गर्भाशय गुहा होते हैं। अंडाशय जो होते हैं, जो नीचे फूला हुआ भाग है, इसके अंदर क्या होते हैं? गर्भाशय गुहा होते हैं, ओवेरियन कैविटी होते हैं। और ओवेरियन कैविटी से जो है प्लेसेंटा उसी में पाए जाते हैं। ओवेरियन कैविटी के अंदर क्या पाया जाता है? प्लेसेंटा। आप लोग को पता होगा कि प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा क्या है कि वो किसी भी बीज को या क्या कहते हैं अंकुरित बीज को भोजन प्रदान करते हैं। प्लेसेंटा से उत्पन्न होने वाले गुरु बीजाणु को बीजांड कहते हैं। प्लेसेंटा से जो है गुरु बीजाणु, जिसे हम लोग वहाँ पे लघु बीजाणु को समझे थे, यहाँ पे गुरु बीजाणु का जो है वहाँ पे जुड़े हुए रहते हैं। प्लेसेंटा से जो है गुरु बीजाणु जुड़े होते हैं। गुरु बीजाणु ही आगे चलकर बीजाणु में बदल जाते हैं। जैसे हम लोग समझे थे कि लघु बीजाणुधानी जो है वही
आगे चलकर प्राकुटिका में परिवर्तित हो जाते हैं। उसी तरह यहाँ पे गुरु बीजाणुधानी जो है ये आगे चलकर किसमें परिवर्तित हो जाता है, बीजाणु में। और पता है बीजाणु के ही अंदर बीज का निर्माण होता है, मतलब यही बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। एक अंडाशय के अंदर एक या एक से अधिक बीजाणु पाए जाते हैं। अगर किसी भी उसकी एक मादा अंग की बात करें, एक स्त्री केसर की बात करें, तो उसमें अगर एक बीजाणु होगा, एक अंडाशय के अंदर अगर एक ही बीजाणु होगा तो उसमें एक ही बीज होंगे। आप लोग देखते होंगे कि आम के फल में एक ही बीज होते हैं, बट तरबूज हो गए, पपीता हो गए, उसमें बहुत अधिक बीज होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें आम के फल में एक ही बीजाणु पाए जाते हैं, इसीलिए कि उसमें एक ही बीज होते हैं। और पपीता, तरबूज, कटहल में एक से अधिक बीजाणु होते हैं, इसीलिए कि एक से अधिक बीज का निर्माण होते हैं। तो ये समझ पाए कि एक बीज या एक से अधिक बीज का निर्माण कैसे होते हैं, वो बीजाणु की संख्या पर निर्भर करते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बीजाणु कैसे बीज में परिवर्तित होते हैं। अभी फिलहाल यहाँ तक ये समझे कि एक बीजाणु जो है वो एक बीज का निर्माण करेंगे और जितने बीजाणु नहीं उतने बीज का निर्माण करेंगे। तो उसका एग्जाम्पल ये बताएं कि एक बीजाणु वाले मतलब एक बीज का जो निर्माण करेंगे, आम है, सूर्यमुखी है, और भी जिसमें आप लोग फल वगैरह जो भी देखते होंगे जिसमें एक ही बीज होंगे उसमें एक ही बीजाणु होंगे, और जिसमें एक से अधिक बीज पाए जाएंगे उसमें एक से अनेक बीजाणु होंगे, एक से अधिक बीजाणु होंगे। तो संरचना देखते हैं किसका, स्त्री केसर का संरचना देखते हैं। स्त्री केसर का संरचना ऐसे होते हैं। एक स्त्री केसर की संरचना हम बना रहे हैं यहाँ पे। ये ऊपर में स्टिग्मा है जो पहचान करते हैं कि ये परागकण अपनी जाति के हैं या अलग जाति के हैं। इसको क्या बोलेंगे, स्टिग्मा या फिर वर्तिकाग्र। इसको क्या बोलेंगे, स्टाइल या फिर वर्तिका। और इसको क्या बोलेंगे, ओवरी या फिर अंडाशय। यहीं पे जो है इसी के अंदर बीजाणु पाए जाते हैं। और ये वाला जो प्लेस है अंदर की ओवरी के अंदर, मतलब अंडाशय के अंदर जो भी भाग है, इस पूरे भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, ओवेरियन कैविटी या फिर गर्भाशय गुहा। गर्भाशय गुहा कहने का मतलब वहां पे जहाँ पे बीज का निर्माण होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं गर्भाशय गुहा। तो वो कहाँ हो गए, ओवरी के अंदर। ये वाला पूरा प्लेस क्या हो गया, गर्भाशय गुहा। और गर्भाशय गुहा में ही यहाँ पे प्लेसेंटा पाए जाते हैं, और प्लेसेंटा से ही जुड़े हुए रहते हैं कौन, बीजाणु, या उसको गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं। ये जुड़े रहते हैं, ये गुरु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर बीजाणु में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर इसके अंदर एक बीजाणु है तो एक ही बीज का निर्माण होंगे, इसके अंदर अगर एक से अधिक बीजाणु हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, एक से अधिक बीज का निर्माण होंगे। तो इस संरचना को हम लोग क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे ओव्यूल या फिर बीजाणु। समझ पाए? ये डायग्राम किनका था, ये डायग्राम एक स्त्री केसर का डायग्राम था। यहाँ पे लिख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टीलियट कार्पेल। तो यहाँ तक आप लोग समझ पाए कि कैसे पुष्प की जो है मादा जनन अंग जो है अंडा, ये स्त्री केसर इसकी इकाई होते हैं जिसको कहते हैं हम लोग ज्यांग। तो ज्यांग की इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। ज्यांग की संपूर्ण संरचना को समझे, इसकी स्त्री केसर की संरचना को भी देखें, इसके तीन जो भाग होते हैं वो तीनों भाग कैसे कैसे हैं, क्या क्या नाम है, इनके बारे में हम लोग समझे, इसको नोट डाउन कीजिए। फिर हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे। और सबसे दुखदायक बात यह है कि आप लोग सभी सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं। अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो नहीं मिल पाएगा, इसलिए कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नोट कीजिए।